तो लो जी कक्षा सातवीं वालों, जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारा 19 दिसंबर को विज्ञान का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह एक अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। और इस पैटर्न को दिखाने का उद्देश्य केवल यह है कि आप लोग अपने पैटर्न को समझ सकें, आप लोग अपने क्वेश्चन के लेवल को समझ सकें, साथ ही आप लोगों को पता चल सके भाई कि हमारे जो एग्जाम होने वाली है ना, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एससीईआरटी से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना। तो सारा कुछ इस वीडियो में बिल्कुल कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 से लेकर के 26 तक के, है ना, 1 से लेकर के 26 तक के पूरे इस मॉडल पेपर के आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर ना ध्यान से सुन लेना यार, बाद में आप लोग कहते हो यार कि तैयारी नहीं करवाते। देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। एक भी नंबर यदि काटना नहीं चाहते हो तो सभी आंसर जो भी आपको, देखिए, आपने जो भी पढ़ रखा है, टीचर्स ने जो भी पढ़ा रखा है, उसका अध्ययन जरूर से किया कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, एक एक नंबर की कीमत समझो यार, है ना मेरे बच्चों। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए और बिल्कुल सही आंसर लिखना है। मैं आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का आप सही उत्तर लिखोगे ना, तो आपका भाई फुल मार्क्स आना बिल्कुल पक्की बात है। चलिए, एक एक करके हम सभी प्रश्न देख लेते हैं। निर्देश सबसे पहले आपके दिए गए। समय भाई वही आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। पूर्णांक आपका 60 मार्क्स का है। और मेरे बच्चों, आप सभी को ले आने हैं अच्छे नंबर, तो इसलिए अच्छी पढ़ाई करनी है, वीडियो पूरा देखना है ना, और भी अध्ययन आपको जारी रखना है। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निर्देश दिया गया सबसे पहले। तो निर्देश अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए पेपर में। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपको 1 से 26 कह रहा हूँ ना यार, क्यों टेंशन लेते हो यार। 1 से लेकर 26 तक के आंसर बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहना बस, है ना। अपने दोस्तों को भेज दो। यह है केवल, सेकंड कहता है कि यह है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, है ना। एक हम अभ्यास प्रश्न, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, मॉडल पेपर, है ना। चलिए देख लेते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक, है ना। देखिए, सबसे पहले आपका निर्देश दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए, है ना, 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। आपको वही मैटर है, सारा कुछ यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक एक मार्क्स से यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है आपका। जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों की यही डिमांड है ना, ठीक है। चलिए देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है आपका, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म भैया, हम इन्हें ना अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। जैसे आप सोचो यार, अभी जाके देखता हूँ पत्ते में कौन सा छिद्र पाया जाता है। अरे यार, कैसे देख सकते हो, मुझे बताना दिख जाए तो, है ना। वो नहीं कि आप उंगली डाल के ऐसे टुच्चा लगा दो उसमें, फिर बोल दो कि हाँ ये हो गया, नहीं वो नहीं यार। सूक्ष्म छिद्र छोटे छोटे होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या, रंध्र कहलाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। इसका आंसर आपको याद रखना है इस चीज का बच्चा, स्टोमेटा, है ना। एम ए होता है ऐसा, है ना, तो एम ई होता है ना, इसको याद रखना है। स्टोमेटा आपका ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है भाई। तो कौन सा, थर्मामीटर है क्या, माइक्रोस्कोप है क्या। तो क्या माइक्रोस्कोप से अपना बुखार नापेगा जो वो बूझो है आप, तो भाई कौन सा था, मम्मी से क्या मंगाते हो जब बुखार आता है, तो थर्मामीटर ही ना। तो थर्मामीटर इसका आंसर याद रखना। नेक्स्ट है आपका, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम। भाई जब ये चीज़ें खाते हो ना, इमली खाते हो, तो बड़ा खट्टा खट्टा लगता है ना, एक आंख अपने आप बंद हो जाती है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। भाई इसमें क्या पाया जाता है आपका, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में, है ना। ये कच्चे जो पदार्थ होते हैं, देखिए ये इन तीनों की बात की जा रही है। इसमें कच्चे आम हो गए, जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गई, इसमें क्या, टार्ट्रिक एसिड होता है। इसको याद रखना इस चीज़ को, है ना। और चीटिया के डंक में भैया, चीटी के डंक में मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक भी कह सकते हैं, है ना, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का प्रश्न है। एक एक आंसर को याद रखना यार, मैं बाद में नहीं कहूंगा कि यार क्यों नहीं किया था, याद कर लेना याद अभी। लोहे में जंग लगना, ए नंबर ऑप्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। बी नंबर ऑप्शन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सी नंबर है आपका, नमी की आवश्यकता होती है। डी नंबर है, तीनों कथन सही। तो भाई लोहे में जंग लगने के लिए जंग लगना ही एक रासायनिक परिवर्तन है, इस चीज को याद रखना। कंप्लीट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, शरीर में। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को, भाई जब अपना मल त्यागते हो ना, उस चीज को क्या कहते हैं, निकालने वाला प्रक्रम कहलाता है ना। देखिए कोई भी जीव है जब अपने शरीर से मल त्याग करता है ना, उसको बाहर निकालने का, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं क्या, है ना, उत्सर्जन कहते हैं क्या। तो बिल्कुल सही, उत्सर्जन। और श्वसन कहते हैं किसे, जब देखिए श्वसन जब हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, फिर हमारी ऑक्सीजन शरीर में गई और फिर जो ग्लूकोज के अणु हैं वो टूटेंगे, फिर उससे ऊर्जा मिलेगी, वो श्वसन होता है। और जनन क्या होती है, जीवों के जो है निरंतर अपनी जो है क्या, अपनी अपनी निरंतरता बनाए रखने की जो प्रक्रिया, वो जनन है। परिसंचरण को भी याद कर लेना। चलिए आगे के क्वेश्चन हम आपके देख लेते हैं।
1 से ले 6 से आपके 10 तक एक एक मार्क्स के, देखिए यहाँ पे 1 अंक निर्धारित है, याद रखना इस चीज़ को, है ना। देखिए निर्देश ध्यान से पढ़ा करो हर एक पेपर में, कोई भी पेपर हो, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया 6वें नंबर का, ये सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि कह लो कि एक तरीके से आपको दिए गए भाई, इन्हीं में से उत्तर में भरना है। देखिए 6वें नंबर का है आपका, आमाशय खालिस्तान अम्ल का स्रावन करता है, तो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक, ये दिया गया ना, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl कहते हैं जिसे, है ना। इसका आंसर क्या लिखना है, देखिए मैं लिखते जाऊँगा ताकि आप लोग याद कर सकूँ, हाइड्रोक्लोरिक, इस तरीके से भैया, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रहेगा भैया आपका आंसर, है ना। इसे HCl भी कहते हैं, और जो कहते हैं इसको, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। अगला है आपका, कॉकरोच में श्वसन अंग होते हैं, तो उसकी जो श्वास रंध्र हो गया है 7, है ना, ये श्वास रंध्र, ये आपका 7वें का आंसर है, ये 7वें का है, ये 6वें का, ठीक है, लगते जाऊंगा। 7वें में क्या लिखना है, श्वास रंध्र, किस तरीके से, ऐसे श्वास रंध्र, ये रहेगा, देखिए इस तरीके से लिख दीजिएगा, श्वास रंध्र, है ना। या फिर त्वचा भी इसका, कॉकरोच का तो श्वास रंध्र होता है ना, वो केंचुए में हो जाता है त्वचा वाला मैटर। अगला आपका 8वें नंबर का आ जाता है, विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का उपयोग किया जाता है। देखिए तो किसका उपयोग, देखिए ये लिखा ना LED, है ना, LED इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं वहीं पर लिख देता हूँ, आप लोगों को वहाँ क्या देखना, देखिए LED किस तरीके से लिख देना है आपको, LE लिखा है ना, D। तो देखियो अगर आपको होशियार बनना है ना भैया, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बिल्कुल टॉपर बन के निकलोगे। 8वीं कक्षा में जाओगे यार, अगली साल बोर्ड है आपके, तो अभी अच्छे से पढ़ोगे तो अब अगली साल अच्छे बन पाओगे। इसलिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल कलर का बटन है ना दबाने के लिए, भाई मैं नहीं आऊँगा दबाने, जल्दी से दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। 9वें नंबर का प्रश्न है, ईस्ट में खालिस्तान द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में बडिंग, भाई उसे बडिंग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, मुकुलन, ऑप्शन दिया गया था वहाँ, मैं यहीं पे सीधे आंसर आपको लिख देता हूँ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग, याद रखना इस चीज़ को, है ना, मुकुलन। नेक्स्ट है आपका श्वेत प्रकाश, है ना, 10वें नंबर का, श्वेत प्रकाश खालिस्तान वर्णों का मिश्रण है, तो कितने, 7 वर्णों का मिश्रण है। बेजानी हपी नाला पढ़ा है ना भाई, इंद्रधनुष जो है 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसमें श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश जो है कितने, 7 जो है रंगों का मिश्रण है, याद रखना, वर्ण मतलब रंग, याद रखना। अगला हमारा 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबरी के प्रश्न आते रहते हैं, देख सकते हैं 2 नंबरी, है ना। देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, पोषण किसे कहते हैं ना, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए भैया। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्क्रीन पर देखते जाइएगा, है ना। ये आपका आंसर इसका कंप्लीट रहेगा बच्चों। देखिए उत्तरमाला मैंने कंप्लीट करके रखी है आपकी, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ ना, सब्सक्राइब कर लेना। देखिए 11 करेगा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहा जाता है। मतलब आपने भोजन खाया और आपने उसे ग्रहण किया और फिर उसका उपयोग आपके शरीर में किया गया, है ना। भोजन के घटक क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये सारे विटामिन वगैरह क्या हो सकते हैं, ये भोजन के घटक हैं और इसे पोषण कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, तो भाई कौन से, सभी बच्चों को पता होगा, विकिरण द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा, विकिरण, है ना। यहाँ पे लिख देना है सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस की जगह विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, क्या लिख देना, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। इसका आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कंप्लीट इसका आंसर विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए भाई। अम्ल क्या है भाई, अभी हमने जो पढ़ा ऊपर ना, अम्ल जो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं ना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिटिक अम्ल और जैलिक अम्ल, ये सारे 13 का आंसर दिया गया है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो भी खट्टा खा रहे हो ना आप, जैसे आपने नींबू खाया थोड़ा सा, है ना, जैसे आपने क्या खाया, संतरा खाया, तो वो क्या है ना, जैसे आपने इमली खाई, अंगूर खाए, खट्टे खट्टे भाई, तो वो क्या है, अम्ल है उसमें। और इसका उदाहरण क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक एसिड होता है ना, संतरे में, नींबू वगैरह में पाए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 14 नंबर का है, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए चमकदार पृष्ठ पर टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहा जाता है भैया, इस चीज को याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से करिएगा। देखिए जैसे सूरज दादा है इधर से, ये सूरज दादा है ना, ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा इनको बना देता हूँ ताकि ये ठीक तरीके से किरणें दें। यहाँ पे आपका ये क्या, आपने ये यहाँ पे शीशा रख दिया, फिर कह लो पानी भरा हुआ है, बढ़िया तलैया भरी हुई है ना, यहाँ से किरणें आ रही हैं, देखो ये इस तरीके से किरणें आई यहाँ पे, और ये किरणें यहाँ पे लगेंगी। इस देखिए ये चमकदार पृष्ठ होती है, पानी क्या है, पानी चमकदार पृष्ठ होती है, जब आप जाओगे धूप निकली होगी खूब अच्छी चमकदार पृष्ठ, और ये किरण यहाँ से आगे सूरज से प्रकाश आएगा, फिर वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, देखिए उसी माध्यम में लौट गया। तो ये क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन। इस चीज को समझ के रखना, ये आपको बिल्कुल कक्षा 12वीं तक काम आने वाली चीज है, इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जब प्रकाशकरण, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका आंसर आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, मैंने आपको वहां पे समझा दिया है। देखिए, जब कोई प्रकाशकरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर आपको अच्छी तरीके से बोर्ड अपनी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो बच्चों। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखिए। भाई, विद्युत धारा के दो प्रभाव कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। पहला तो आपको लिख देना है इसका आंसर चुंबकीय प्रभाव। कौन सा, देखिए सीधा मैं बालक दे दूं, चुंबकीय प्रभाव होता है एक। नेक्स्ट आपको सेकंड कौन सा लिख देना है, तापीय प्रभाव, है ना। चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, ये विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं, इनको याद रखना, इसका आंसर कंप्लीट आपका हो जाता है। देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से एग्जाम में लिखना, मैंने कहा ना प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरीके से डालेंगे, बढ़िया हेडिंग ब्लैक पेन से, फिर लिखोगे ब्लू पेन से विद्युत धारा के दो प्रभाव के नाम निम्न है ना। ऐसे लिखोगे तो भाई कोई नंबर नहीं काट पाएगा आपका, बस क्वेश्चन का आंसर सही लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चाल से आप क्या समझते हो, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक। चाल का मूल मात्रक क्या होता है भैया, वो आपको बताना। चाल का क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, देखो ये यहाँ पे दिया गया आपको। देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, याद रखना इस चीज को, बराबर है यहाँ पे, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, मीटर हो गया पर सेकंड, ये क्या होता है, प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड, इस चीज को याद रखना। चलिए, अगले हमारे आ जाते हैं 17 से 22 तक आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना। देखो, एक एक क्वेश्चन को ना बच्चों ध्यान से पढ़ते जाओ, क्योंकि आपके देखिए आपके एग्जाम का सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देखिए, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, काला पॉलिश किए गए पात्र पर पात्र एवं चांदी पॉलिश किए गए पात्र में पानी भर करके दोपहर में 2 घंटे रखने पर किसका पानी कम गर्म होगा और क्यों। देखो भाई, है ना, आपने एक जो बर्तन लिया उस पर काला पॉलिश कर दिया, एक पे क्या कर दिया, एक पे चांदी का पॉलिश कर दिया। भाई, इन दोनों में पानी भर के धूप में 2 घंटे के लिए रख दो। अब भाई आपको बताना कि किसका पानी कम गर्म होगा और क्यों होगा, इसका कारण भी बताना है। तो भाई, काले पात्र में ज्यादा पानी गर्म होगा, क्योंकि देखिए जब भी आप काले, आपने देखा होगा यार, काला जो कपड़ा पहनोगे ना तब भी तो आपको क्या लगेगा, एक तरीके से उसमें क्या ज्यादा गर्मी लगेगी। तो जो काला पात्र, हम काले बर्तन में ना जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि काले पात्र में ऊष्मा अधिक जाएगी, क्योंकि वो काला है। काला रंग जो होता है ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है ना, ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए काले पात्र में, क्योंकि भी ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, याद रखना इस चीज को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन जुगाली करने वाले जानवर। देखो भाई, पहले तो जानवर क्या करते हैं, आपकी गैया मैया है ना घर में, भैंसिया भी हो सकती है, गैया हो सकती है, कुछ भी है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं, फिर बाद में मुंह चलाते रहते हैं इस तरीके से ना। तो वो क्या करते हैं, वो जुगाली करते हैं। वो जुगाली करने वाले जानवर करते हैं, परंतु मानव नहीं करते। इसका मतलब अपन लोग तो खा के बाद में ऐसे मुंह तो नहीं चलाते रहते आए आए आए, है ना, नहीं तो करते, जबकि जानवर ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं वो लोग, कारण लिखिए, और अपन क्यों नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो कोशिका रस कार्बोहाइड्रेट को वो चबाते हैं उस वक्त, है ना, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नीचे आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे 19 नंबर का है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर जिससे अपन बुखार का मापन करते हैं, है ना, इनके बीच समानता तथा अंतर लिखे, यानी कि ये क्या समान है और क्या अंतर है इनमें, देख लीजिए। ये रहेगा आपका 19 का उत्तर दिया गया ना। डॉक्टरी थर्मामीटर में सिर्फ शरीर का ताप मापा जाता है। जब हमको बुखार होगा, हमने लगाया, उससे चेक किया अपना, है ना, शरीर का आपने, है ना, तब तो पानी का ताप नहीं मापा जा सकता। मतलब आप सोचो कि थर्मामीटर से हम पानी का देखें भाई कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो भाई वो पता नहीं चलेगा, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और प्रयोगशाला जो तापमापी का परिसर क्या रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। भाई इतना ज्यादा, है ना, तो ये याद रखना। अगला है आपका, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण से लिखिए। भाई, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण के साथ समझाना है आपको। ये रहेगा आपका 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर, देख सकते हैं पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखिए, सहजीवी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपका दोस्त हो, मान लो आपका दोस्त आपके साथ रह रहा है, बढ़िया अपन दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ काम को बांट रहे हो, बढ़िया रह रहे हो, है ना, तो क्या है एक तरीके से सहजीविता हो जाती है ना। देखिए, है ना, कि दिया गया कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना भोजन, आवास एवं पोषक तत्व होते हैं एक दूसरे के साथ बांट
बांटते हैं, खाते पीते हैं अच्छे तरीके से, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं ना, तो कुछ कवक जो होते हैं वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। लाइकेन इसका अच्छा उदाहरण है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलामाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है भाई? कैलामाइन का विलयन क्यों लगाएंगे भाई चींटी का काटने पर, है ना, ताकि वो ठीक हो जाए। देखिए, क्योंकि चींटी के डंक में क्या होता है, चींटी के डंक में होता है अम्ल, है ना, तो उसे उदासीन करने के लिए, उसका जो प्रभाव होता है उसे उदासीन करने के लिए, है ना, तो इसे लगाया जाता है। याद रखना इस चीज को। ये क्या होता है, एक सोडा टाइप होता है कैलामाइन का विलयन। अगला है आपका, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय व उदासीन पत्रों की पहचान कैसे करेंगे, है ना। लिटमस पत्र होगा, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो वो लाल कर देगा नीले को, है ना, इस चीज को याद रखना। देखिए, अम्लीय माध्यम होगा तो नीले को लाल कर देगा, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देगा, इस तरीके से। और वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारकीय हैं, वो उदासीन कहलाते हैं। तो वो उसमें क्या होगा, उसमें लिटमस में कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा, वो उदासीन दिखेगा एक तरीके से, है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और अम्ल होगा, मतलब खट्टा पदार्थ डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो नीले से लाल रंग में बदल देगा उसे। और क्षार होगा, मतलब कड़वा कड़वा होगा थोड़ा, तो लाल से नीले में कर देगा। इस चीज को याद कर लो। नेक्स्ट है आपका 23 से 26 तक, भाई 20 नंबर है यहाँ से। देखो, 5-5 नंबर के 4 प्रश्न है, मतलब 20 नंबर है यहाँ से। वीडियो को मत छोड़ देना, अभी वीडियो पूरा देखना है। देखो, 23 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? भाई क्या क्या करोगे कि लोहे में जंग ना लगे? क्या उसे अपनी अलमारी में घर में रख दोगे? नहीं ना करोगे। अरे यार, बाहर तो उसकी जरूरत होती है, तो क्या क्या करोगे भाई? तो ये सारी चीज करोगे। क्या, तो हम उस पर पेंट कर देंगे बढ़िया तरीके से, अच्छा बढ़िया वार्निश लाएंगे और उस पर बढ़िया अच्छी से पेंटिंग कर देंगे, है ना। तो ये देखिए, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब उसे देखिए, एक तो नमी में के संपर्क में मत आने, तो आर्द्रता ना पड़े उस पर, है ना, पानी ना पड़े, है ना। इसका एक सरल उपाय है कि उस पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाई जा सकती है, पेंट किया जा सकता है ना। और क्या सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाई जा सकती है। अन्य उपाय, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता मतलब जिंक, देखिए जैसे धातु, किसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए, है ना। जिसे देखिए, ये सदलेपन किसे कहते हैं भैया, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ग्लेबनाइजेशन, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार। जब आप लोहे की परत पर, है ना, लोहे जो लोहा होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाते हो, तो इस प्रक्रम को यसदलेपन या की गैल्वलाइजेशन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है आपका, मानव अस्थि तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, है ना। चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखो, अस्थि तंत्र का बनाना है, तो देखिए इस तरीके से। भाई क्या यार, कितने अच्छी तरीके से आंसर दे रहा हूँ। अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया यार, कैसे हो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो बस देख लेते हो। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, देखो नीचे बटन है यार, सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ लग नहीं जाएगा, आपकी हेल्प कर दूंगा मैं, क्योंकि वार्षिक में ना आपकी हेल्प मैं करने वाला हूँ। देखो, श्वसन अंगों के नाम क्या होते हैं, एक नासा, यानी कि भाई नाक जो होती है ना, फिर गुहा होती है इस तरीके से, गुहा, है ना, आगे मुख होता है, तो हमारा मुख है आगे, है ना, गुहा तो होती है, इसी में पार्ट होता है इसका। ग्रसनी, ये सारी ग्रसन नलिका पाई जाती है हमारी, है ना, ये यहाँ लंबी लंबी, है ना। श्वास नली क्या होती है, श्वास नली यहाँ पे देखिए, ये हमारी बताई गई है इसमें, इसी में बीच में छोटे छोटे पार्ट होते हैं। फेफड़े, हमारे फेफड़े पाए जाते हैं, ये फेफड़े। और डायफ्राम होता है हमारे शरीर में, है ना। तो इस तरीके से देखिए, ये डायफ्राम क्या है, पीछे पीछे ये पाएगा, ये, है ना। इस तरीके से इसका चित्र बना देना। आपका नंबर कोई नहीं खा पाएगा इसमें भैया, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी और अभी के लिए भी। अगला है आपका, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं भैया। तो किसी बीकर में लगभग, है ना, एक उप जल लेकर के, देखिए 25 का उत्तर है, इसको कंप्लीटली तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना 2-3 बार, है ना। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। भाई परागण पढ़ा ही होगा ना, परागण तो पढ़ा ही होगा बच्चों ने। देखिए, स्वपरागण और परपरागण एक इसका प्रकार होता है, अभी उसको परिभाषा देखेंगे। स्वपरागण और होता है दूसरा परपरागण। परपरागण, इस चीज को याद रखना। ये दोनों में क्या अंतर है, स्व मतलब उसी पौधे का उसी पुष्प में, है ना, उसी पुष्प का उसी पुष्प में क्या होगा, परागण होगा, तो स्वपरागण। पर का मतलब पराय में, दूसरे में जाकर के होगा, तो क्या है, परपरागण। देखिए इन चीजों को ये रहेगा। परागण क्या होता है, जब परागकण अपने नर पुंकेसर के परागकोश से अपने किसी माध्यम से उस जाति के मादा अंग जायांग के वर्तिका का जाते हैं, तो क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। स्वपरागण परपरागण इसके दो प्रकार होते हैं, परायण नहीं है, परागण है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। इस चीज को याद रखना। तो 1 से लेकर के 26 तक मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओ, जैसा मैंने समझाया ना हर चीज को यार, एक बार और वीडियो को देख लोगे ना तो कुछ हर्ज नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो अपने दोस्त को वीडियो को भेज दो और इस सारे क्वेश्चन तैयार करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।